लोहगंज नाम के गांव में आर्या नाम की औरत अपने पति आरव, ससुर किशन और सास निधि के साथ रहती थी। लेकिन आर्या बहुत गुस्सैल और घमंडी किस्म की औरत थी। एक दिन सुबह सुबह आर्या, बेटा उठो, आरव के लिए और हम सब के लिए चाय नाश्ता बनाओ और हाँ, उसके लंच का खाना भी बनाओ। उठो। माँ जी, आपको दिखता नहीं क्या? मैं सो रही थी ना। भला कोई ऐसे सोते हुए आदमी को कौन उठाता है? लेकिन बेटा, लेकिन क्या? आपको इतनी अपने बेटे की चिंता है तो आप ही बनाइए ना सब कुछ। मुझे क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो? ए लड़की, तू अपनी सास से बात कर रही है, भूल मत। सास को भी तो इतना समझना चाहिए ना। अपनी बहू सो रही हो तो उसे नींद से खाना बनाने के लिए उठाना अच्छी बात नहीं है। मेरे बेटे की शादी के बाद भी मुझे हर रोज सब कुछ करना पड़ रहा है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या बेवकूफी सूझी कि उसने तुमसे शादी कर ली। मतलब आप क्या कहना चाहती हो? मुझे आपने क्या इस घर की नौकरानी समझ रखा है क्या? मुझे कुछ पता नहीं। आपको खाना बनाना होगा तो आप बनाइए और हाँ, मेरे लिए भी नाश्ता बना कर रखिए। मेरे उठने के बाद मुझे गर्म करके देना। अब जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। आर्या की बातें सुनकर परेशान होकर निधि वहाँ से चली जाती है। फिर निधि, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़की के मुंह मत लगो, फिर भी तुम मेरी नहीं सुनती। लेकिन जब से यह लड़की घर में आई है तब से इस लड़की ने कोई काम नहीं किया। उल्टा इसका खाने पीने का भी मुझे ही करना पड़ता है। छोड़ो उस लड़की के मुंह लगना। उसको जो करना है वह उसे करने दो। तुम अपने काम से काम रखो। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? आपका क्या जाता है जी ऐसा बोलने में? इस उम्र में भी मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। तुम्हें जो करना है करो फिर, और रोज ऐसे ही झगड़ते रहो। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। माँ, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस लड़की से शादी की। शादी से पहले ये बहुत अच्छे से पेश आती थी। मुझे भी नहीं पता था कि शादी के बाद ये इस तरह से बर्ताव करेगी। जाने दो बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? माँ, मैं भी इस लड़की से परेशान हो गया हूँ। माँ, मेरे पास एक तरकीब है, उसे आजमा कर देखते हैं। फिर आरव अपनी माँ को अपना प्लान बता देता है। फिर अगले दिन सुबह, माँ जी, ससुर जी, आरव, कोई है कि नहीं घर में? सब कहाँ चले गए? आर्या पूरे घर में अपने ससुराल वालों को ढूंढती है, लेकिन घर में कोई नहीं था। सब लोग आर्या को बिना बताए कहीं बाहर गए थे। आरव अपने माता पिता को एक होटल में नाश्ता करने के लिए लेकर गया था और आर्या के पास तो पैसे भी नहीं थे कि वह बाहर जाकर कुछ खा सके या फिर घर पे ही कुछ ऑर्डर भी कर सके। फिर बहुत देर तक आर्या ऐसे ही बैठी रहती है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसे खाना बनाना भी नहीं आता था। आरव अपने माता पिता को एक मेले में घूमने के लिए छोड़ देता है और खुद ऑफिस चला जाता है। निधि और किशन मेले में बहुत अलग अलग तरह का व्यंजन खा रहे थे और इधर आर्या भूख के मारे तड़प रही थी। आरव ऑफिस में था तब उसे एक कॉल आता है कि आर्या की माँ की तबीयत खराब है। आरव तुरंत आर्या की माँ को लेकर अपने घर जाता है और फिर आरव के घर पहुँचते ही, आरव, कहाँ गए थे तुम? और माँ जी और ससुर जी कहाँ है? मैं सुबह सो रही थी तो तुम लोग मुझे बिना बताए घर से बाहर चले गए। इतने में निधि और किशन भी आते हैं। आइए आइए, आप दोनों की तो आरती ही उतारनी चाहिए, है ना? बुढ़ापे में भी आप लोग राजा रानी की तरह ही घूम रहे हैं। आर्या, तुम मेरी माँ पिताजी से बात कर रही हो। अपनी मर्यादा में रहकर बात करो। घर में ये सब जो कुछ भी चल रहा था वह सब आर्या की माँ बाहर खड़े होकर सुन रही थी। फिर आर्या की माँ गुस्से से घर में आती है और आर्या को एक जोरदार करारा थप्पड़ मारती है। माँ, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम यहाँ आई। देखो ना, ये सब लोग मुझसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं। आर्या की माँ फिर से आर्या को थप्पड़ मारती है। आर्या, यह मेरे संस्कार नहीं है। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें छूट दी, इस बात का तुमने गलत फायदा उठाया। तुम्हें शादी से पहले मैंने कितनी बार कहा कि आर्या खाना बनाना सीख जाओ, लेकिन तुम्हें वह मंजूर नहीं था। फिर मैंने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने से बड़े लोगों से बात करने का ये कौन सा तरीका है? अभी के अभी माफी मांगो अपने घर वालों से। नहीं माँ,
ये लोग कौन से दूध के धुले हैं? आरव ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि उसकी माँ को घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। आर्या, आरव ने मुझे रास्ते में सब बता दिया है कि तुम इन सब लोगों से कैसे बर्ताव करती हो, और इसलिए परेशान होकर आज ये सब लोग बाहर ही चले गए तुम्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन तुम सुधरी ही नहीं। अच्छा हुआ मेरी तबीयत खराब हुई, इसलिए मैंने आरव को कॉल किया था कि आर्या को घर भेज देना, लेकिन तुम्हें आरव की ये बात भी झूठ लगती, इसलिए आरव ने मुझे सीधा यहाँ पर ही लेकर आया। अपनी माँ की बातें सुनकर आर्या रोने लगती है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई, नहीं तो मुझे कभी तुम्हारी करतूतों के बारे में पता ही नहीं चलता, और ना ही तुम्हारे ससुराल वाले खुद कभी हमें ये सब बातें पता चलने देती। माँ, मुझे माफ कर दो। अरे आर्या, अभी तो अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ। मुझसे माफी मांगने की बजाय अपने ससुराल वालों से माफी मांगो। इतना अच्छा ससुराल नसीब वालों को ही मिलता है। बेटा, तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है तो तुम्हें उसकी अहमियत पता ही नहीं है। माँ जी, ससुर जी, आरव, मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मैं आज वादा करती हूँ मैं अब कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी और सब खाना बनाना भी सीख जाऊंगी। फिर अगले दिन से आर्या निधि के साथ मिलकर सब खाना बनाना सीखने लगती है, और कुछ दिनों बाद आरव, माँ जी, ससुर जी, चलिए सब लोग आइए, चाय नाश्ता तैयार है। सब लोग खुशी से नाश्ता करते हैं और आरव ऑफिस के लिए निकलने लगता है। आरव, ये लीजिए आपका टिफिन। आरव चौंक कर आर्या की तरफ देखता है। अरे लीजिए ना, मैंने आज सुबह जल्दी उठकर आपका टिफिन बनाया है और फिर चाय नाश्ता बनाकर आपको आवाज दी। फिर आर्या वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, अपना मुंह बंद कर दे, नहीं तो मुंह में कीड़ा चला जाएगा। माँ, ये तो चमत्कार हो गया ना? चमत्कार नहीं बेटा, जब से आर्या की माँ आकर गई है तब से आर्या सुधर गई है, और अब घर का सारा काम, खाना वगैरह सब वही देखती है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही आर्या मुझे कुछ करने देती है। अब सब अच्छे से चल रहा था। आर्या भी सुधर गई थी और सब घर वालों से अच्छे से पेश भी आ रही थी। सब लोग खुश थे।